नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खोखनाहा गांव एक खोज, ये कोई मुहावरा नहीं बल्कि हकीकत है। क्योंकि अगर कुछ महीने तक अगर इस गांव से आप दूर रहें और जब लौट कर आए तो वाकई आपको इसे खोजना पड़ेगा, क्योंकि कोसी के कारण यहां के लोगों की यही किस्मत बन गई है। बाढ़ में गायब एक गांव। गांव को सरकते और गांव के खोज में लोगों को भटकते आपने कभी देखा है? अगर नहीं तो हम दिखाते हैं। सुपौल का एक गांव जो कोसी की गोद में बसा है, नाम है खोखनाहा। बड़ी बात यह है कि इस साल खोखनाहा अगर यहाँ है तो अगले साल ये कहां होगा कोई नहीं जानता। कोसी के गोद में बसा एक ऐसा गांव जो हर साल तोले बदलते हैं और वो गांव खिसकता है। सुन करके निश्चित रूप से आश्चर्य होता है, लेकिन हकीकत ये है कि हर साल ये गांव खिसकता हुआ मालूम होता है। आज अगर लोग यहाँ पे बसे हैं तो अगले साल न जाने कहाँ पे बसेंगे। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर मरैना प्रखंड में है खोखनाहा गांव। यहाँ की आबादी 500 से 700 के करीब है। कहने को तो यहाँ के लोगों की अपनी जमीन और खेती भी है, लेकिन बस बदल जाता है तो हर साल यहाँ का भूगोल। ऐसी ही है महिला सावित्री देवी, जिनकी बहू पिछले साल मायके गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो गांव खोजने में दिन लग गए। हमार बेटी पुतौ चल जाय छै एहि जगह पर से आ दोसर जगह घर बनावे छै त हमर बेटी पुतौ नहीं बुझे छै से एहि जगह में छियै, दोसर जगह में रहे छै, ओकरा समझ में नहीं आवे छै से हम एहि जगह में छियै। कोसी नदी के कटाव से धारा से कटता है, उसके बाद हम लोग उठा के उसको ऊंचा स्थान पर रखते हैं और ये जो हमारे ग्राम पब्लिक जो मेरा है वो खुद अपने आप में डिसाइड करते हैं, जो अच्छा उनको लगता है वहाँ पे वो खुद समाज निर्माण करते हैं। सिर्फ मात्र समाज निर्माण वो करते हैं 8 और 9 महीना के लिए, क्योंकि अगला वर्ष उनको कटना तय है। दरअसल खोखनाहा गांव की जिंदगी कोसी के धार के साथ चलती है और बहती भी है। कोसी जहां से गुजरती है वहां से गांव भी बदल जाता है और कोसी ने मिट्टी लाकर जमा किया वो टीला फिर से खोखनाहा के लोगों का पता बन जाता है। जब पानी आती है, कोसी की चूंकि प्रकृति है ये कि वो धारा बदलती रहती है, नतीजा होता है कि कब कौन गांव नहीं रहेगा ये पता नहीं चल पाता है। और उसी में ऐसा होता है कि अब जैसे जो लोग गांव से बाहर हैं या बेटी ससुराल गई है, अब मैके आना है उसको, तो हो सकता है कि उसको गांव अपनी जगह नहीं मिले उसकी गांव, और पूछना पड़ता है उसको कि खोखनाहा कहाँ है। खोखनाहा के लोगों के लिए ये नियति ही है। सरकते गांव के साथ भटकती जिंदगी के लिए ना तो योजनाएं हैं और ना ही कोई सुविधा। खोखनाहा गांव के लोगों का जीवन ऐसे बदस्तूर जारी है। गांव से दूरी हमारी बढ़ रही है, लेकिन अगले साल इनकी जमीन इनके पास होगी या नहीं ये उन्हें भी नहीं पता, और उनका जीवन अगले साल कहाँ ठिकाना होगा उन्हें कोई मालूम नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सुपौल। जी हां, विकास पथ बह गया। सत्तरघाट पुल के अप्रोच रोड टूटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से इस्तीफे की मांग कर दी। नंदकिशोर यादव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और साथ में तेजस्वी को ये नसीहत भी दी कि पहले सच्चाई पता कर लेते और फिर बोलते तो अच्छा होता। क्या नंदकिशोर जी को बर्खास्त करेंगे? क्या पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे? क्या पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से इस्तीफा लेंगे सीएम नीतीश कुमार? दरअसल ये मांग है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की, और इस मांग के पीछे वजह है 264 करोड़ की लागत से बना गोपालगंज का वो सत्तरघाट पुल, जिसका अप्रोच पथ उद्घाटन के 30वें दिन बह गया। जिस पुल को बनाने में 2900 दिन लगे, जिसको बनाने पर 264 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसे विकास का पुल बताया गया, उस पर अब पहुंचना मुश्किल है।
कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि तत्काल बिना किसी विलंब के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को मंत्रिपरिषद से वो बर्खास्त करें और पूरे मामले की जांच करें। अप्रोच पथ टूटने से पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव चिंतित तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि सत्तरघाट पुल को कुछ नहीं हुआ है। पुल से 2 किलोमीटर पहले 2-3 छोटी-छोटी पुलियां बनाई गई हैं, जिसमें से एक का अप्रोच पथ टूटा है। अरे भाई, जो व्यक्ति पथ निर्माण मंत्री रहा हो वो इतनी हास्यास्पद बात करे तो हंसा ही जा सकता है ना, उस पर टिप्पणी करने क्या सकता है। उनको ये भी पता नहीं कि सत्तरघाट पुल ध्वस्त नहीं हुआ है। उनको यह भी पता नहीं कि सत्तरघाट पुल से 2 किलोमीटर दूर जो 3 माइनर ब्रिज बने हैं उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव से कटा है। अगर ये भी जानकारी नहीं है, हास्यास्पद बात है। सत्तरघाट पुल को कोई नुकसान ना भी हुआ हो तो भी सवाल है कि पुल तक आने वाले अप्रोच पथ को जो नुकसान हुआ उसकी जवाबदेही कौन लेगा। कोई नई घटना नहीं है, आपको भी पता होगा कहलगांव में एक डैम का भी उद्घाटन करना था, जिसमें जो है उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले जो है वो डैम जो है वो टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है। लगातार जो है नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसी भी हालत में एनडीए की सरकार में कोई गड़बड़ी करेगा बचेगा नहीं। आरजेडी का शासन नहीं, एनडीए का शासन है। इस मामले पर पथ निर्माण विभाग की सफाई भी सामने आई है। पथ निर्माण विभाग का कहना है कि सत्तरघाट पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मुख्य पुल से 2 किलोमीटर दूर 18 मीटर लंबे एक पुल का अप्रोच पथ टूटा है, वो भी किसी गड़बड़ी के कारण नहीं बल्कि नदी के दबाव के कारण। खैर, वजह चाहे जो भी हो, फिर भी जिस पुल का उद्घाटन 1 महीने पहले हुआ हो उस पर आवागमन बाधित हो जाना कई सवाल खड़े करता ही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज के कई इलाके गंडक नदी के पानी से घिर गए हैं तो कई गांव में पूरी तरह से पानी घुस गया है। हम इन गांवों की तस्वीरें, यहां के लोगों की मुश्किलें आपको दिखाना चाहते थे, इसलिए हमारी टीम ने पानी में पूरी तरह समा चुके गांव जाने का फैसला लिया। ये समंदर तो नहीं, लेकिन समंदर से कुछ कम भी नहीं है। ये है गंडक का विकराल रूप। जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। पानी के आगोश में कई गांव समाये हुए हैं। हमारी टीम ने जब पानी में समाये एक गांव में जाने का फैसला किया तो कहीं भी एनडीआरएफ की बोट हमें नहीं दिखी। आखिरकार हमने एक लोकल नाव से उस गांव में जाने और वहां के लोगों की परेशानी को जानने का फैसला किया। मशीन की धड़-धड़ की आवाज के साथ ही हमारी नाव पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। हर तरफ पानी ही पानी था, हर तरफ कुदरत की विनाश लीला थी। कुछ कहानी पानी में डूबी फसलों ने बताई तो कुछ किस्से पानी में डूबे घरों ने सुनाए। गांव में हम आए थे चक मोहम्मदपुर, उसके बाद उस गांव के बारे में जानकारी मिली कि पूरी तरीके से गांव डूबा हुआ है और गांव के सारे लोग यहां से जा चुके हैं, उन्हें निकाला जा चुका है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त कहर गंडक नदी का कई सारे गाँव पे पड़ा। जिस गांव में हम आए थे उस गांव के बारे में जानकारी मिली कि वो गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। गांव के सारे लोग यहां से जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि गंडक नदी का कितना जबरदस्त कहर कई सारे गांव पर पड़ा है। कच्चे घरों की बात ही छोड़ दीजिए, जिनका अपना पक्का मकान था वो भी घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पक्के मकान भी पानी की आगोश में समा गए। हमार पक्का का घर हमार खोल गई घर। कहाँ बा घर? वो से घर बा। वो पक्का वाला? हाँ, सारा सामान खोल गई बा, सब घर खोल गई बा, रह के शरण नहीं के भाग गई बा। पानी हर बार आता है, हर बार अपनी विनाश लीला दिखाता है, लेकिन शासन प्रशासन अपने में मस्त है। उन्हें इन लोगों की फिक्र कहाँ। घर देंगे हर साल बोलते हैं वो लोग, लेकिन अभी तक कोई हम लोगों का नहीं राहत पहुंचता है। पानी के इस अखंड साम्राज्य को चुनौती देने के लिए अगर कोई आता है तो वो हैं दहाड़ी यादव जैसे लोग, जो मुश्किल में फंसे लोगों को
अपनी नाव के सहारे मदद पहुंचाते हैं। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक ले जाते हैं। ये नाव लेकर डेंगी लेकर जाते हैं और लोगों को फिर किनारे से लेकर आते हैं। उधर से सब माल जाल बकरी छेर जितना भी है सब आदमी को पशु लोग कई से पार में लेकर आते हैं। हमारी टीम भी इन्हीं की नाव पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंची। नाव में पानी भर गया, लोगों ने नाव से पानी निकाला तो नाव आगे बढ़ी। दहाड़ी यादव की नाव अब भी चल रही है, मुश्किल में फंसे लोगों को ढूंढ रही है। गांव का मुखिया बनवा दिया है, डेंगी उसे पार करते हैं जी। तो देखिए ये सरदारी यादव वास्तव में यही है जिन्हें योद्धा बोला जाता है। इस फ्लड में जब सरकार के कई लोग नहीं पहुंच रहे थे, सरदारी यादव जैसे नाविक जो अपने नाव के सहारे कई लोगों को लेकर किनारे पहुंचाते हैं। तो सलाम है इन्हें न्यूज 18 का। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, गोपालगंज। और आइए अब चुनावी साल में बिहार में सियासी दलों की नियम तोड़ सियासत दिखाते हैं। पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू है, लेकिन जाप नेता पप्पू यादव इसे शायद नहीं मानते। गुरुवार को वो बाढ़ प्रभावित मधुबनी जिले में गए, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। समर्थकों के साथ वो एक छोटी सभा को भी संबोधित करते दिखे। हालांकि इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि पप्पू यादव नाव के काफिले से घूमते दिखे। इसके लिए नाव के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया था और साथ ही नाव के बीचों बीच कुर्सी लगाई गई थी। पप्पू यादव हाथों में माइक थामे लोगों को समझाते भी दिखे। बाद में नाव को नदी के किनारे लगवाया गया और लोगों की समस्याएं सुनने के बाद समाधान का भरोसा देकर वो आगे बढ़ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को ब्रेक करने के लिए गुरुवार से बिहार में लॉकडाउन लागू किया है। ऐसे में किसी नेता का अपने काफिले के साथ लोगों के बीच पहुंचना कितना जायज है? कोरोना काल में बिहार में सियासत भी अपने चरम पर है। चुनावी साल में विपक्ष व्यवस्थाओं के बहाने पर सरकार पर हमला करने का मौका नहीं चूकना चाहता। कैसे, आप खुद देख लीजिए। बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे, ये हम नहीं बल्कि वही लोग कह रहे। आखिर क्यों नहीं सरकारी बिहार सरकार के अस्पतालों पर भरोसा कर पा रहे, क्यों नहीं वहां एडमिट हो पा रहे? सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जो कोरोना काल में इलाज के बहाने सरकार पर वार कर रहे हैं, वो भी एम्स अस्पताल के नाम पर। नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि बिहार में अस्पतालों की हालत ऐसी है कि यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी भी एम्स में ही भर्ती होना चाहते हैं। डीएम हो, एडीएम हो, वो कोरोना ग्रसित है, वो भागलपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं भर्ती होंगे। वो अगर पटना रेफर किया जाता है, पटना में भी वो पीएमसीएच या आईजीएमएस नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो एम्स जाएंगे। यानी प्रशासन में जितने लोग हैं उनको भी अपने काम पे भरोसा नहीं है, नीतीश जी के काम पे, इंतजाम पे भरोसा नहीं है। तेजस्वी ने सरकार से पूछा है कि आखिर दूसरे अस्पतालों की हालत ऐसी क्यों है? क्यों मंत्री अधिकारी एम्स पर ही भरोसा कर रहे हैं? राज्य के अन्य अस्पतालों में आखिर बेबसी का आलम क्यों है? सरकार पर हमले के जवाब में बीजेपी ने तेजस्वी पर ही पलटवार किया और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। एम्स में रेफर्ड केस लिए जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण और गार्डिनर हॉस्पिटल में कोरोना की जांच हो रही है। एनएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीएमएस में नॉर्मल फंक्शनिंग जारी है। इसके अलावा जितने जिला अस्पताल हैं, एसकेएमसीएच हो, एएनएमसीएच हो, डीएमसीएच हो और जिला अस्पताल सारे, वहां पर कोरोना की जांच की जा रही है। और तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोगों को इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाकर भ्रम की स्थिति जनता में नहीं पैदा करना चाहिए। चुनावी साल है और कोरोना काल है, ऐसे में विपक्ष इसी बहाने स्वास्थ्य को मुद्दा बनाना चाहता है। देखना यह है कि इसका चुनाव में कितना लाभ मिल पाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। इधर चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और हाल में होने वाले उपचुनाव के दौरान 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा दी। पिछले साल अक्टूबर में कानून मंत्रालय ने नियमों में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान 80 साल और इससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति दी।
लेकिन 19 जून को मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया, जिसमें 65 साल या उससे अधिक आयु वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विशेष तैयारी की है और इसके हिसाब से एक बूथ पर 1000 लोगों की संख्या तक यहां सीमित इसे रखा जाएगा। बिहार में तकरीबन 1,06,000 बूथ बनाए जाएंगे और इनमें से एक बूथ पर लोगों की संख्या घटेगी। कैमूर के कुदरा में समेकित बाल विकास परियोजना के सेविका और सहायिका के चयन में गड़बड़ी की बात सामने आई है। 2016 में विभाग के आदेश के बाद सेविका और सहायिका का चयन किया गया, उन्हें नियुक्ति पत्र दी गई, लेकिन बाद में 11 सेविका और सहायिका की नियुक्तियों को रद्द करना पड़ा। उनका आरोप है कि प्रशिक्षण के नाम पर कुदरा सीडीपीओ कार्यालय से कर्मियों ने उनसे पैसे की मांग की और पैसा देने से इनकार करने के बाद उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। अब परिजन 1 साल से प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर लगा रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि डीपीओ सविता कुमारी का कहना है कि जगह से अधिक नियुक्ति के कारण मामला अटका हुआ है। ये चयन पत्र मिल गया तो हम लोग ट्रेनिंग के दौड़ने लगे, तो संखी सहायक जो पवन कुमार हैं बोल रहे हैं कि आप कुछ पैसा खर्चा कीजिएगा, इसके बाद आप लोग का होगा, नहीं तो आपका चयन रद्द कर दिया जाएगा। कितना पैसा मांगा? 2 लाख रुपया। बहू जो है उसका चयन हुआ सेविका में, और 1 साल हो गया हम लोगों को दौड़ते दौड़ते, तो आप लोग सीओ के गए, हम लोग सीडीएम के, फिर डीपीओ के यहाँ आए, लोग यही भरवा कर रखे कि आप लोगों को खबर दिया जाएगा। 179 सेंटर स्वीकृत हैं और 10 अतिरिक्त केंद्रों की उन्होंने बहाली कर दी। तो यही सब मामले हैं। उस मामले के संज्ञान में आते ही हम लोग ने प्रक्रिया जो भी था संचिका बढ़ी और विभागीय जांच का आदेश हुआ है। इस पर जो भी गलती की हुई है कार्यालय के द्वारा दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया अभी जारी है। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के डीलर पर अनाज की कालाबाजारी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मोहनपुर गांव का डीलर श्रीराम यादव अनाज को बेचने के लिए गाड़ी में भरकर ले जा रहा था और इसकी भनक ग्रामीणों को लग गई। इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध करते हुए उसे रोक लिया और उसकी सूचना थाने को दी। आरोपी डीलर के गोदाम की जांच में 41 क्विंटल चावल और 21 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मैजिक पिकअप से पूरा माल भर के और गाड़ी लोड करवा रहा था। हम लोग को जानकारी हुआ, हम लोग जो है आए तो देखे जो माल जो है सो पूरा पैक होके वो गाड़ी निकला, तो हम लोग सबको ग्रामीण आके वहाँ पर गाड़ी को रोके। इसके बाद हम लोग जो है सो थाना बड़ावा को फ़ोन किए और तब वो आए और गाड़ी बरामद किए और फिर गाड़ी को लेके थाना लेके गए। इधर सासाराम में NH2 पर मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। बताया जाए कि ओवरलोडिंग गाड़ियों को कुछ लोग पार कराना चाह रहे थे, लेकिन टोल प्लाजा के कर्मियों ने इसका विरोध किया। इसके बाद बदमाशों ने यहां मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक बदमाश को टोल कर्मियों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। टोल प्लाजा के प्रबंधक की माने तो यहाँ फायरिंग भी हुई है। कैमूर के करमनासा में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और इस वजह से ओवरलोड गाड़ियों को रोहतास के शिव सागर में ही टोल प्लाजा पर रोकने का निर्देश दिया गया। इसे लेकर टोल कर्मियों के साथ अक्सर यहां पर विवाद की बातें सामने आती रहती है। से 8-10 लड़के आए और जबरदस्ती गाड़ी को पार करवाने लगे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया तो वो हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। फिर उसके बाद वो लोग चले गए। फिर 10-15 मिनट के बाद वो कंट्रोल रूम में 8-10 लोग आए और फिर हमारे टोल प्लाजा पे जो कंट्रोल रूम का सुपरवाइजर था उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे। सुपौल के वीरपुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ग्राहकों के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई है। यहां तैनात गार्ड पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पेंशनर समाज वीरपुर के वाइस प्रेसिडेंट दयाकांत सिंह बैंक पहुंचे और गार्ड से शाखा प्रबंधक से मुलाकात करवाने की गुहार लगाई, लेकिन गार्ड ने मुलाकात के बदले उन्हें बैंक परिसर से बाहर करने की कोशिश की तो दूसरे गार्ड ने उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद बुजुर्ग बेहोश होकर फर्श पर गिर गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद एडिशनल एसपी रामानंद कुमार कौशल भी मौके पर पहुंचे। वीडियो फुटेज के आधार पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं शाखा प्रबंधक ने ऐसी घटना को निंदनीय बताया है। दिया जाएगा वो, एक तो हम किसी भी ग्राहक के लिए ऐसा नहीं मानते हैं और न करते हैं, और वरिष्ठ नागरिक हैं और हमारे पेंशनर भी हैं, तो उनको तो इज्जत देना हमारा काम भी है और हम करते भी हैं। और कब ऐसा हुआ हमको पता नहीं चला, बाद में हमको पता चला कि ऐसा हुआ है। और एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त झारखंड से आ रही है। छात्रों से जुड़ी खबर है। आज इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिस में दोपहर 1 बजे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इसे जारी करेंगे। इंटर के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए 2,34,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी।
जैक अध्यक्ष अरविंद सिंह ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस बार रिजल्ट जारी करने में देरी हुई है। इस घोषणा के साथ ही झारखंड में इंटर के छात्रों की धड़कनें तेज हो गई हैं। और आपको बता दें कि न्यूज 18 झारखंड की वेबसाइट news18jharkhand.com पर भी आप ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।